Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class Operating System Programming CS362L lab of the course OS. तो थोड़ा सा हम एज यूजुअल देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था, उसको थोड़ा सा पैचअप कर लेते हैं। बीच में ईद की वेकेशंस भी आ गई थी, तो इट इज़ नेसेसरी कि हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ एक दफ़ा देखें। So we were doing kernel programming, और उसमें as you guys know there are 3 parts with respect to programming as you studied in chapter 1 of this book. आपके पास एक GDI part है, graphic device interface, और एक आपके पास core है यानी कि kernel itself जिसको हम core बोल सकते हैं, और तीसरा आपके पास है user part. And you guys know that कि Unix के अंदर या open source 463 compliant operating systems के अंदर आपके पास जो GDI है वो as a layer above the kernel run करती है. It is not considered as part of the kernel in 463 compliant operating systems. However, 463 क्या चीज़ है आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो थ्योरी की किताब में देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में आपने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा होगा ओपन सोर्स एंड कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, शिलबर्ट की बुक से या विलियम स्टालिंग से, तो उसमें ये अवेलेबल है। तो जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इसमें ये पार्ट ऑफ द कर्नल है। सो वी स्टार्टेड कर्नल प्रोग्रामिंग। इनिशियली हमने एवोल्यूशन देखी थी, हिस्ट्री देखी थी थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, एंड देन वी केम टू चैप्टर 3 जहाँ से हमने जो आपकी बिट बाय बिट रजिस्ट्रेशन है आपके किसी भी प्रोसेस की और जो की टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं कर्नल प्रोग्रामिंग में, जैसा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो कि अब आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा होपफुली, और उसमें आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे, विन क्लास का स्ट्रक्चर देखा फॉर एग्जांपल, आपने रूट प्रोसेस को भी देखा, ठीक है, डेफिन प्रॉक को जो कि रिसोर्स मैनेजर का काम भी करता है, और एंड यू सॉ के आपके पास प्रोग्राम की ऑब्वियसली प्रोग्राम एंट्री पॉइंट और डिस्पैचर या डाकिया विन प्रॉक जिसे एग्जीक्यूटर भी कहते हैं, तो 2 हिस्से होते हैं आपके प्रोग्राम के। फिर इसी तरह से आपने मैसेज लूप भी देखा, इसी तरह से आपने ये भी देखा कि प्रोसेस आईडी कैसे मेंटेन की जाती है, ठीक है। PID इज़ योर एच इंस्टेंस जो कि यूनिक होगा रन टाइम पे कंप्यूटर में। फिर आपने एड्रेस पॉइंटर भी देखा कि वो कौन सा होता है, आपके डिस्पैचर के साथ एच विंड अटैच होता है। फिर आपने ये भी देखा कि इट्स अ कॉल बैक प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ इन्वोक्ड व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी। इसको एक्सप्लिसिट कॉल देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। और ये बेसिक्स और इसके स्ट्रक्चर्स और आर्ग्यूमेंट्स कवर करने के बाद यू ऑल्सो सॉ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इवेंट बेस्ड प्रोग्राम या इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम जिसे कहते हैं। विंडोज़ लाइक मोर लाइक द वर्ड जो कि इवेंट कहलाता है, सो इट्स एन इवेंट बेस्ड प्रोग्राम। और इसमें हम डिफरेंट इवेंट्स हमने स्टडी किए जिसमें क्रिएशन का था, पेंटिंग का था, और क्लीन अप या डिस्ट्रक्शन का भी इवेंट हमारे पास मौजूद था। और जब कोई प्रोसेस अपनी कार्रवाई पूरी कर लेता है तो उसका कंट्रोल वापस कर दिया जाता है डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर को जो कि आपका रूट प्रोसेस या रिसोर्स मैनेजर है। तो इसी तरह से आपने फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस भी इसमें स्टडी किए। 18 के करीब फंक्शंस थे, 6 के करीब स्ट्रक्चर्स थे, और इंस्टेंस लेना तो आपको पहले से ही आता है। कुछ प्रीवियस जो आपकी प्रोग्रामिंग है
उसने डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प आउट किया होगा आपको इसको समझने में। जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स किया, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होगा, और फिर साथ में डेटा स्ट्रक्चर भी आप करके यहाँ पर इस सेमेस्टर में आए हो, तो उसने भी डेफिनेटली हेल्प किया होगा। एंड वी ऑल्सो सॉ कि आपको पेंटिंग के लिए जीडीआई का पार्ट भी यहाँ से शुरू हो गया था जी, कोर का पार्ट भी था और यूज़र का पार्ट भी था। ये जो बेस प्रोग्राम था इसमें तीनों बुनियादी बातें मौजूद थी। जीडीआई को इन्वोक करने के लिए यू गाइस नीड हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट, and you studied that there are two methods to obtain an HTC. One, if we are using it within the WM underscore paint process, तो आपके पास क्या चाहिए, आपको चाहिए उसमें begin paint और end paint। और अगर उससे बाहर आपने इन्वोक करना है, फॉर एग्जांपल क्रिएशन में या कहीं बार, तो आपको गेट डीसी और रिलीज डीसी चाहिए होता है। वी ऑल्सो सॉ के वैलिड और इनवैलिडेशन ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है। ये जो आपके सामने ये मूव होती हुई स्क्रॉल बार है, ये मुसलसल वैलिड और इनवैलिड रेक्टेंगल के फंक्शंस बिहाइंड द सीन इस प्रोसेस में, ये जो CHM फाइल मैंने खोली हुई है इसके प्रोसेस में कॉल हो रहे हैं। ये आपको अगर माउस की मूवमेंट नज़र आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि आ रही है कि नहीं, तो इससे भी मुसलसल पेंट और रीपेंट यानी इनवैलिड और दोबारा से वैलिड हो रहा है। जहां मैं मूव करता हूं इसे, ये रीपेंट होता है उतना एरिया, ठीक है, उतना एरिया दोबारा रीपेंट होता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, पूरी विंडो को रीपेंट कर दें या सिर्फ उस खास एरिया को रीपेंट करें जहां पे तब्दीली कर हुई है। तो ये विंडो बिहाइंड द सीन हैंडल कर रहा है कि जो ज्यादा एफिशिएंट हो उसको कॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये भी आपने इसमें स्टडी किया था। फिर आपने GDI देखें, यहाँ से शुरू हो गई है ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। ये बेसिक्स जो हैं वो चैप्टर 5 में थी। यू गाइस नो दैट कि फॉन्ट्स आर डिस्प्लेड एज इमेजेस, और हर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए उसका एक पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। कुछ हमने बुनियादी फंक्शंस भी यूज़ किए थे, जैसा कि टेक्स्ट आउट यूज़ किया था। यू ऑल्सो सॉ कि डिवाइस कॉन्टेक्स्ट एंड डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हैंडल आर नॉट द सेम। इसी तरह आपने टेक्स्ट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जो है उसको इसमें स्टडी किया था, और आपने फॉन्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स देखे थे, जिसमें कि इंटरनल लीडिंग, एक्सटर्नल लीडिंग, एसेंट, डिसेंट, बेस, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपने देखी थी। और फिर हमने जो टेक्स्ट एज इमेज है उसको डिस्प्ले करना सीखा था, और हमने सिस्मैट्स का प्रोग्राम किया था। इसमें कुछ बिल्ट इन पैरामीटर्स थे। एक्चुअली दिस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमारा असल में लर्निंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट था। हमने नया क्या सीखा स्टूडेंट्स इसमें, GDI को इस्तेमाल करना, किसी भी इमेज को शो करना। जिस तरह से आप फॉन्ट्स को शो कर सकते हो, इसी तरह आप कोई भी दूसरा इमेज सकते हो, जो इस किताब के पार्ट 2 मोर ग्राफिक्स में दिया हुआ है। और ये नहायत बेस लेवल है, माइन्यूट लेवल है, जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि आप ऐप लेयर पे चाहे C# में प्रोग्राम लिखो, यूनिटी में लिखो, .NET में लिखो, विजुअल बेसिक में लिखें, आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे या किसी लिनक्स या POSIX 3 पे रन करेंगे, तो वो डायरेक्ट बायोस को आपकी हॉल की एक्सेस डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। यू विल गो थ्रू कर्नल पोर्शन, कर्नल की लेयर के थ्रू जाएंगे, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं अदर देन द नेटिव लैंग्वेज ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ट्रांसलेट होगी इसी के अंदर। हाँ, Win32 में आपने प्रोग्राम लिखा है, ये तो इसमें तो कर्नल खुद प्रोग्राम है, दिस इज़ अ नेटिव लैंग्वेज, तो इसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को पास कर दी जाएगी फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन इसमें भी लाजमी है। यू कैन सी दैट विदाउट रजिस्ट्रेशन अ प्रोसेस इज कंसीडर्ड अनवांटेड, अ वायरस और एन इलीगल प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में स्पाई कर रहा है या कोई डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा कोई भी नॉन नेटिव लैंग्वेज है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द नेटिव लैंग्वेज, उसके बगैर वो नहीं चल सकता। आपको हॉल की एक्सेस नहीं मिलेगी विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 7 में, और जो आपके पास लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 7 के बाद वाली, लिनक्स 9 से आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, लिनक्स के ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डायरेक्ट एक्सेस दे दी जाती थी, लेकिन उससे सिक्योरिटी भी वायलेट हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अभी जो आप कोई
ट्रिक लगा के डायरेक्ट एक्सेस लें तो दैट्स अनदर थिंग, यानी कि कोई लीगल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन करें तो दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी। हैक करना ओएस को, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन लीगल चैनल्स में आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकते, यू हैव टू गो थ्रू कर्नल, ठीक है। और उसके नीचे हॉल है, एंड देन यू गाइस नो इट इज़ बायोस। हमने शिल्बर्ट से पहली या दूसरी लैब में मैंने आपको थ्योरी का वो पोर्शन दिखाया था और मैंने कहा था इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज ये हायरार्की है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने की। तो चौथे चैप्टर में आपके पास ये GDI है, और इसके बाद आपने कुछ GDI में आगे भी आपने एक्सप्लोरेशन की। पहले फॉन्ट्स देखे, फिर स्क्रॉल बार देखी, स्क्रॉल बार को बगैर स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाया, फिर स्क्रॉल के स्ट्रक्चर से बनाया उसको, ठीक है। तो ये काम आपने किए। हम चैप्टर 5 नहीं करेंगे, दैट इज़ उसमें फिर GDI जो है वो आगे चल रही है एडवांस लेवल के ऊपर, कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो हमें जितनी ज़रूरत थी GDI को करने की, हमने उसको समझ लिया है, कर लिया। इसके अलावा पार्ट 2 पूरा का पूरा, उसमें तो एनिमेटेड इमेजेस भी आप बना सकते हैं। ये बिट मैप्स है, डिवाइस इंडिपेंडेंट पैलेट मैनेजर है, एटसेट्रा, मीटा फाइल्स हैं। ये आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि कोर्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑप्शनल कोर्स है। अगर आप वो रजिस्टर करेंगे तो आप उसमें ये पढ़ सकते हैं। कुछ सेशंस पहले वो कोर कोर्स था, अभी वो जो कोर्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो चला गया है आपके ऑप्शनल्स के अंदर। When I did my BS it was a core course as well, और हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा था, और टर्बो सी यानी कि प्योर सी में भी प्रोग्रामिंग की थी, और विंडोज़ SDK में, ये जो आपको पार्ट 2 नज़र आ रहा है, इसमें भी की थी। और उस वक्त विजुअल लैंग्वेजेस यूनिटी वगैरह तो नहीं होती थी, .NET और विजुअल बेसिक और C# के अंदर भी, क्योंकि ग्राफिक्स एडवांस कोर्स है, यूजुअली फाइनल ईयर में ऑफर होता है, 7वें या 8वें सेमेस्टर के अंदर ऑफर होता है। उस वक्त तक आपने कोई ना कोई विजुअल लैंग्वेज भी पढ़ ली होती है, और काफ़ी सारी कोर्सेज आपने कवर कर लिए होते हैं। तो वो एक फाइनल ईयर के कोर्सेज में यूजुअली वो एक जगह से नहीं होते, उसमें काफ़ी सारी आपकी जो टेक्निक्स हैं इस्तेमाल होती हैं, एडवांस लेवल का कोर्स होता है। तो अगर आप ग्राफिक्स पढ़ोगे तो विंडोज़ SDK में आपने प्रोग्राम कर लिया, यूनिटी देख ली, C# में कर लिया, ग्राफिक रास्टर स्कैन रूटीन्स देख ली। सिस्टम प्रोग्रामिंग का कोर्स आपके करिकुलम में नहीं है, अगर वो किया हुआ हो तो आप डिवाइस ड्राइवर भी लिख सकते हैं। VGA का एक डिवाइस ड्राइवर आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के तौर पे लिख लिया, या आपके पास जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल होते हैं उसकी रूटीन्स आपने लिख ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फाइनल ईयर में जितने भी आपके कोर्स होते हैं, ज़्यादातर आधे इलेक्टिव्स ही होती हैं 7वें और 8वें में, वो एडवांस लेवल के कोर्स होते हैं। वो ग्राफिक्स हो, डेटा माइनिंग हो, वायरलेस नेटवर्क्स हो, इंटरनेट वर्किंग विद यूनिक्स TCP IP हो, एम्बेडेड सिस्टम्स हो, वो पैरेलल प्रोग्रामिंग हो, वो जितने भी कोर्स होते हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो अभी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा होगा। जो सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं वो फर्स्ट ईयर से थोड़े हायर लेवल पे होते हैं। सेकेंड और थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सेम है। फिर फाइनल ईयर के अंदर आपके एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो कि आप ऑप्शनल्स पिक करते हो, वो एडवांस लेवल के कोर्स होते हैं, और आपकी उसमें अच्छी खासी जो एफर्ट है वो रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए कोर्स भी, क्रेडिट आवर्स भी आपको 7वें और 8वें सेमेस्टर में कम नज़र आएंगे। 2 तो उसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, और 2-3 कोर्सेज आपके ऑफर होते हैं 7वें में, इसी तरह से 2-3 8th में, लेकिन उनका जो ब्रेथ और डेप्थ नॉलेज है वो काफ़ी वास्ट होता है। दैट इनकम्पासेस योर डिग्री। एनीवेज जी, ये मैं फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग के हवाले से, ये जो 5 मिनट की गुफ्तगू की है, फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग भी थोड़ा थोड़ा साथ चल रहे हैं। मैं GDI के हवाले से ख़ास तौर पे बात कर रहा था कि GDI की हमने बेसिक्स इस कोर्स में करनी है, और क्योंकि हमने तो बाकी सारा आगे कवर करना है। मल्टी थ्रेडिंग है, और आपके पास मल्टीटास्किंग है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग है, वो सारी चीज़ें हमने करना है। तो हम GDI में नहीं जाएंगे इससे आगे। अगर आप ग्राफिक्स के कोर्स में पढ़ना चाहें या ख़ुद कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने क्या कवर किया? कोर्स का इंट्रोडक्शन के बाद हमने कर्नल प्रोग्रामिंग बेसिक्स कवर की। कर्नल प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर सारी की टर्म्स भी आ गई, बुनियादी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस भी आ गए। फिर हमने GDI को टच किया। तो अब आपको 2 चीज़ों का तो प्रोग्रामिंग वाइज इंट्रोडक्शन हो चुका। कोर्स का इंट्रोडक्शन करने के बाद आपको ये पता है व्हाट इज़ कोर। कोर कर्नल में क्या है? डेफ एंड प्रॉक है। आप प्रोसेस को रजिस्टर करते हैं प्रोग्राम एंट्री पॉइंट बना के,
पीसीबी की एंट्रीज फिल करते हैं, पीसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, अपना प्रोसेस डिस्पैच करते हैं और उसको वापस वहाँ से रिसीव करते हैं, ठीक। वो सारा प्रोसेस आपके कहाँ हो रहा है, कोर कर्नल के अंदर परफॉर्म हो रहा है। कोर के बाद दूसरी आपने जीडीआई भी देख ली कि किस तरह से आप इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो कौन से फंक्शंस हैं जिससे HDC एक्टिवेट होता है, हैंडल डिवाइस कॉन्टेक्स्ट, और किस इवेंट में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है उसको इन्वोक करने के लिए, वैलिड इनवैलिडेशन क्या होती है, और आपने एक पूरा इमेज स्ट्रक्चर जो कि टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर था उसको पढ़ भी लिया। तो कोर और GDI से आपकी वाकफियत हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग का 6 घंटे का कोर्स नहीं है जिसमें हम थ्योरी और कोडिंग अलग से कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी में आप इंट्रो टू ऑपरेटिंग सिस्टम शिल्बर्ट से या स्टालिंग से पढ़ रहे होगे, उसमें भी आप यानी कि तमाम मौजूआत जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनकम पास करता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी आ जाएगी आखिर के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास प्रोसेसेस के चैप्टर भी आ जाएंगे, पैरेलल प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट भी आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन है। सो प्रोग्रामिंग का लैब जो है उस कोर्स की, उसमें भी हम इंट्रोडक्शन लेते जाएंगे हर चीज़ का, प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, साथ प्रोग्राम बनाते जाएंगे और आप लर्न करते जाओगे जो जो चीज़ें हमने इसमें कवर करना है। तो GDI और कोर के बाद अब हम एक तो टच करेंगे यूज़र पार्ट को। यूज़र पार्ट होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, कीबोर्ड है, उसमें माउस है, यूज़र के जो इवेंट्स हैं, टाइमर है, ठीक है, ये है यूज़र पार्ट। तो जो आपका इस बुक का पार्ट 1 है, इसमें तीनों चीज़ों को टच किया गया है, कोर, GDI एंड यूज़र। तो हमने अभी इसमें से चैप्टर 6, 7 और 8 ये 3 चैप्टर्स हमने करने हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ मूव करने के साथ, बल्कि कीबोर्ड के बाद हम थोड़ी पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे जब आप थ्योरी में उसको पढ़ रहे होगे। अच्छा, आप में से कोई एक स्टूडेंट ये बता सकता है कि थ्योरी में, मैं पहले शिल्बर्ट ओपन कर लूँ, आपने कितने चैप्टर जो हैं वो कवर किए हैं और इस वक्त आप क्या पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो कब आपके साथ जो है वो शेयर करना है। तो हम ये PDF पे जाते हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि व्हाट इज दिस। हाँ जी, सो एनी ऑफ यू शुड टेल मी कि आप थ्योरी में क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त। यू कैन सी शिल्बर्ट ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Can you hear me? यस सर। हाँ, तो बताएं फिर कि आपने थ्योरी में कितने चैप्टर्स कर दिए हैं शिल्बर्ट के, क्या पढ़ रहे हैं अब आप आजकल? सर स्लाइड से पढ़ते हैं, यहाँ से तो नहीं। बाकी स्लाइड से क्या, थ्रेड। यस थ्रेड्स सर। कर रहे हैं आजकल? थ्रेड्स थ्रेड्स कर आप ली। कर ली हैं, वो पार्ट 2 में है, चौथा चैप्टर, यानी कि आपने थ्रेड्स का कर लिया, प्रोसेस भी पढ़ लिया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग भी पढ़ ली है। CPU स्केड्यूलिंग भी पढ़ लिया, वो सीमा 4 वगैरह वो कर ली हैं एल्गोरिदम्स। डेडलॉक्स डेडलॉक्स नहीं पढ़े। अच्छा, अभी डेडलॉक नहीं किए। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर वो प्रोसेस, प्रोसेस की स्टेट्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और थ्रेड्स, ये किए हैं अब तक। यस सर, और सीपीयू शेड्यूल CPU, शेड्यूलिंग। यानी छठा चैप्टर को भी टच किया है आपने, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी किए होंगे ये वाले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बुक तो यही है ना आपकी टेक्स्ट बुक यस सर, शिल्बर्ट? टेक्स्ट तो यही है, बट स्लाइड से करते हैं, यहाँ से तो नहीं अभी सर ने टच हुआ। पढ़ा करें ना आप, स्लाइड से तो फिर सम प्रैक्टिस नहीं ना होती, यहाँ से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। थ्रेड स्केड्यूलिंग भी कर लिया, पी थ्रेड्स पढ़े हैं, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। नो सर।
अभी इसके बाद आपने डेडलॉक पढ़ना होगा डेफिनेटली। चलें, आप काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, मैं थोड़ा करा दूंगा आपको। तो हम कीबोर्ड का पढ़ के तो हम चले जाएंगे जी फिर मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ और उसकी कोडिंग करेंगे। तो मैं अभी आपसे फिर फ़िलहाल तो हम यूज़र पार्ट करते हैं। तो जी अब आ गए हम यूज़र पार्ट की तरफ, कर्नल का जो तीसरा बेसिक पोर्शन है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है अब स्टूडेंट्स। अब आपको देखें, इसको पहले मैं आपको इसका प्रोग्राम शो कर देता हूँ विच इज़ क्वाइट सिंपल। और ये हमने सारा चैप्टर नहीं करना, हमने इसमें से सिर्फ सिस्मैट्स 4 करना है। ठीक है, सिस्मैट्स 4 में इसकी 3 पहली तो आप कर चुके हैं टाइप्स, और आपने लैब असाइनमेंट्स के अंदर उसको अच्छा खासा इन्हेंस भी कर लिया उस प्रोग्राम को, उसमें वेरिएशंस भी बना ली हैं। तो नाउ दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। यू कैन सी कि इसमें प्रोग्राम एंट्री पॉइंट आइडेंटिकल है। अलबत्ता जो आपके पास पॉइंट प्रॉक है उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें सेम हैं। इसमें वो उसने स्क्रॉल बार बनाई हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन अब माउस की बजाय जो है ना, आपने ये देखेंगे आपके कीबोर्ड के बटन्स के ज़रिए जो है वो आपका जो काम है वो इसमें परफॉर्म हो रहा है, रेदर देन कि आप जो है वो माउस के ज़रिए उसको कर रहे थे। ये देखें, ये केस WM की डाउन, ये केस नया है, बाकी तो सेम है। और ये की डाउन में आप देखें कि इसमें होम के बटन से वो टॉप पे लेके जा रहा है आपको। और ये देखें, ये सेंड मैसेज का इसने एक फंक्शन इस्तेमाल किया टॉप, एंड के बटन से बॉटम, इसी तरह प्रायर यानी अप वाले बटन से पेज अप, इसी तरह नेक्स्ट यानी पेज डाउन के बटन से पेज डाउन, इसी तरह की अप के बटन से लाइन अप, की डाउन के बटन से लाइन डाउन, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये वर्चुअल कीज़ हैं, वर्चुअल कीज़ जो डिफ़ाइन की हुई हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर विंडोज़ के, और यही आपने कवर करनी है। देखें, ये इसने बताया की टाइप्स क्या हैं, नॉन सिस्टम स्ट्रोक्स और सिस्टम स्ट्रोक्स। ठीक है, दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की डाउन और की डाउन। और अब इसने यहाँ पे केसेस भी बताए हुए हैं, और आपको जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, अच्छा ये आपने याद रखना है कि ये विन यूज़र डॉट एच के अंदर डिफ़ाइन की हुई हैं वर्चुअल कीज़। तो ये वर्चुअल कीज इसने दी हुई है देखें। और ये माउस की भी दी हुई है, माउस लेफ्ट बटन, अगर ये माउस अगला चैप्टर है 7th, लेकिन इसने माउस की कीज़ भी यहाँ पे बताई हुई हैं एग्जांपल के तौर पे। ये कीबोर्ड की कीज़ आ गई जी, बैक, टैब, क्लियर, रिटर्न, शिफ्ट, कंट्रोल, मेन्यू, ये उसकी वर्चुअल कीज़ हैं। ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। आपको हेक्स और डेसिमल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वर्चुअल की आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे माउस की वर्चुअल कीज़ हों या कीबोर्ड की वर्चुअल कीज हों। ये डिफाइन की हुई है विन यूजर डॉट एच के अंदर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेनी है वर्चुअल कीज। अच्छा, उसके बाद कैरियर पे आ जाते हैं। आप ये जहन में रखिए कि जो मैसेजेस हैं किसी भी इवेंट में, वो लेके कौन जाता है और वापस कौन लाता है, पैरम्स, W पैरम, L पैरम, जो कि हमारे करियर्स हैं। तो हर मैसेज के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखें, एल पैरम जो है वो आपकी उसकी क्या वैल्यू होगी की स्ट्रोक के मैसेज के अंदर, वो इसने बताया हुआ है 16 बिट इसमें काउंट कोड होगा। अच्छा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसने कीबोर्ड बनाया होता है 8 बिट उसके लिए रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ्लैग है, और ये आपकी रिजर्व बिट्स हैं। 29th कॉन्टेक्स्ट कोड है, 30th प्रीवियस की स्टेट है, और 31st ट्रांजिशन स्टेट है। अगरचे प्रोग्रामिंग में इस LPA रैम की जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है, हम इसको नहीं बिट्स को एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन एज अ वेल कल्चर्ड स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि LPA रैम की स्ट्रोक मैसेजेस के अंदर ये जो करियर है इसमें क्या चीज़ पड़ी होती है। ठीक है, तो इसने नीचे बताया भी हुआ रिपीट काउंट क्या है, OEM स्कैन कोड क्या होता है। ठीक है, ये जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं PC कीबोर्ड के, जैसे IBM का अपना स्टैंडर्ड है कीबोर्ड का, कोई आपकी एम्बेडेड डिवाइस हो सकती है, ख़ास किस्म का टच वाला लैपटॉप हो, सबका जो है वो एक अपना की कोड होता है। टच है या की मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, या आप किस तरह की इनपुट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये OEM स्कैन कोड की बिट्स उसके लिए रिजर्व है। तो ये आपने यहाँ से ये पढ़ लेना है एक पेज जो है। और उसके बाद आपने कर लेना है जी अपना जो आपका सिस्मार्ट्स 4 है। सिर्फ हमने ये प्रोग्राम इसमें से करना है, इसको आपने चला कर देखना है कि ये आपसे रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है,
और ये डेफिनेटली रन हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके ये चीज़ नहीं है। और इसमें इसने क्या यूज़ किया है, ओनली स्कैन कोड्स। और ये स्कैन कोड आपको MSTN में भी मिल जाएंगे। तो पहले हम माउस के ज़रिए किया करते थे, अभी जो है माउस से उसको खुद ही से हिलाते थे, जो स्क्रॉल बार थी। अभी जो है आप कीबोर्ड से भी इसको कर सकते हैं, सिंपल की लगाइए। अच्छा, अब आपने करना क्या है इसमें, ये प्रोग्राम तो बना आपको नज़र आ रहा है, वेरी सिंपल है। अभी के होम से होम हो गया, एंड से एंड हो गया, प्रायर से। सबसे पहले आपने इसको एडिट करना है स्टूडेंट्स। अगर आप कैंपस पे होते तो मैं आपको ये जो प्रोग्राम है इधर क्लास में बता के और आपका साथ चेक करता, लेकिन ऑब्वियसली अब आपको ये एज अ CP एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। अब देखें इसमें आपके पास ये है वीके होम। अच्छा, अभी तक आपकी असाइनमेंट्स 3 हो चुकी हैं। अगर मैं मुझे सही याद है तो 3 CP की असाइनमेंट हो चुकी हैं आपकी, या 2 हुई हैं? 2 हुई हैं सर, 2। 2 हुई हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते मैंने इन तीनों को कंबाइन करके एक नहीं दी थी असाइनमेंट, क्योंकि मुझे तो जहन में नहीं है, मैंने कोर्स फाइल में फोल्डर में लिखा होगा, या वो सर वीडियो 3 लेक्चर। ही हुई है। हाँ, 3 पिछले हुई हैं। क्योंकि मुझे आफ्ताब भी और 2-4 और भी मैसेज आ रहे थे कि टर्निटिन काम नहीं कर रहा, तो असाइनमेंट 3 कहाँ वो करें। वो रिकॉर्डिंग में मैं सुन लूँगा, लेक्चर रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताई होगी कि ये टास्क करें। चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, तो वो उस डेट के हिसाब से यस जो है सर, वो। थर्ड वाली ये थी कि आपने खुद कहा था कि कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाओ। एग्जैक्टली तो 3 असाइनमेंट हो चुकी हैं, तो ये 4th हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसका आपको पता है कि एफर्ट की आपके मार्क्स होते हैं क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी में, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो कि क्लास में प्रेजेंट हों। मिसाल के तौर पे आज आपके 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब जो हम क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपने उसे घर जाके कोड कर लेना है। वैसे तो ये कैंपस पे ही हो जाती है, जब हम कैंपस में क्लास होती है तो लैब के अंदर ही मैं आपको बुक का प्रोग्राम भी और उसमें जो जो टास्क बताता हूँ वो उधर ही करनी होती हैं, और एक टेक अवे होता है, एक दो हम लैब में कर लेते हैं। लेकिन ODL के अंदर जो है वो इसी तरह से ही है सिलसिला। तो जिन लोगों की जो लोग प्रेजेंट होंगे उस लैब में, ठीक है, उनको ये क्रेडिट मिलेगा। हाँ, अगर आप फर्ज करें आपकी लाइट नहीं है और आपका कोई मसला है, तो आप थर्सडे वाले दिन, जैसे मैंने पहले बताया था, थर्सडे के दिन असाइनमेंट मुझे जमा करा दें। थर्सडे को मुझे वाइवा दे दें कि सर मैं पिछली लैब में फ्राइडे को नहीं था, मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है, असाइनमेंट आपको ईमेल कर दी है, ये मैं अब आपको वाइवा दे रहा हूँ, और आप मेरी तो उसमें आपकी प्रेजेंट भी लग जाएगी पीछे, और आपके CP का एक नंबर भी आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ मिसाल के तौर पे आज आपने स्किप किया है तो अगले थर्सडे को आपने वाइवा देना, ठीक है। अगर आप अगले थर्सडे भी मिस कर जाते हैं, फिर नहीं, आपके लिए वो फैसिलिटी सिर्फ एक वीक के लिए है कि आप थर्सडे को आप वो अपनी दे दें। और क्लास के टाइम में, ठीक है, क्लास के टाइम में बाज़ औक़ात बच्चे ये होता है कि मुझे सैटरडे या संडे को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर नहीं मुमकिन, क्योंकि रूल सबके लिए, सारे बच्चों के लिए एक सा रूल होता है। तो उसमें आपने, हाँ, थ्योरी का वाइवा दे सकते हैं आप। थ्योरी में CP असाइनमेंट नहीं मिल रही ना, थ्योरी का बच्चों ने मुझे जिस तरह से, फॉर एग्जांपल मंडे को आपकी रिकॉर्डेड सेशन होता है, किसी का जुमेरात को मिस हुआ, उसने मुझे मंडे को वाइवा दे दिया क्लास के बाद, व्हाट्सएप पे कॉल करके या टीम पे कॉल करके, तो ऑटोमेटा थ्योरी में ओके, एक्सेप्टेड। उसमें सिर्फ आपने अपना अटेंडेंस पूरी करनी है 75 पे। OS की लैब में हम क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें जिस दिन CP आपको मिलती है वो टास्क थोड़ी सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट होना उसमें ज़रूरी है। और अगर तो आप नहीं दोबारा अपीयर हो सकते, जुमेरात को, फ्राइडे को कर दे दें वाइवा, थर्सडे को असाइनमेंट ईमेल कर दें, आप फ्राइडे को क्लास के बाद, अगर आपने वो असाइनमेंट टाइम पर ईमेल कर दी हुई है, तो आप मुझे वो फ्राइडे को वाइवा दे सकते हैं कि सर मैं नहीं था, लेक्चर मैंने सुन लिया है, आप मेरा वाइवा ले लें, मैं आपसे चीज़ें पूछ लूँगा जो पिछले लेक्चर की होंगी, और आपका CP का एक नंबर जो है वो इसमें ऐड हो जाए। लेकिन अगर आप पूरा हफ्ता पहले भी एब्सेंट है, आगे भी एब्सेंट है, फिर ये नहीं हो सकता। हाँ, क्विज का रीटेक मुमकिन है, जब भी क्विज होगा, अगर ऑनलाइन भी कभी को क्विज का कोई हुआ आपका, तो उसमें आप नहीं हैं, बीमार हैं, आप
कोई वजह है आप मुझे बता दें, लीव दे दीजिए और फिर आपका रीटेक। मिड टर्म का इम्तिहान है, फाइनल टर्म है, क्विज है, कंप्रिहेंसिव लैब साइकोमोटर इवैल्यूएशन है, वो सारी चीज़ें रीटेक्स हो जाते हैं। जो क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी है उसमें ओडीएल की वजह से आपको फैसिलिटी दी है कि आप जुमेरात को या जुम्मे को वाइवा दें, असाइनमेंट टाइम पे ईमेल कर दें और अपना जो 1 मार्क्स है उसको सिक्योर करें। तो दीज मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि जब फाइनल में आपके ग्रेड्स होते हैं तो उसमें एक एक नंबर से भी आपका इफेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो मार्क्स आर अर्नड रेदर देन कि आप फाइनल में रिजल्ट के बाद मुझे फ़ोन कर रहे हो कि सर मुझे 0.5 से मेरा ग्रेड चेंज हो रहा है। मार्क्स आर अर्न। एक स्टूडेंट को अगर मैं 0.5 दे देता हूँ बिला वजह, आई एम बायस्ड, फिर पूरी क्लास को 0.5 मिलेगा। और इस तरह आप देते जाएं तो जब तक सारे के सारे बच्चे ए ग्रेड ए या ए प्लस में नहीं चले जाएंगे तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो उधर ग्रेड मार्क्स देने की जो अथॉरिटी है वो मेरे पास नहीं होती। अगर आपका ग्रेड नहीं चेंज हो रहा तो मैं आपके साथ सिंपैथी तो कर सकता हूँ लेकिन आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो उसमें यही तरीका होता है बेटा कि मेरी तरफ से फेवर ये है, लेक्चर सुने, सीपी एक्टिविटी, क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी बहुत आसान होती है। वो एक्टिविटी करें, अपना मार्क्स सिक्योर करें। लाइट नहीं है, अगले हफ्ते वाइवा दें, अपना मार्क्स सिक्योर करें। 14-15 हफ्ते यूजुअली मिल जाते हैं हमें लैब्स के, तो उसमें आपके 8 से 9 नंबर जो लैब में आपको टास्क मिलती हैं वो आपके होते हैं। आप वो टास्क परफॉर्म करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, इजी मार्क्स, ठीक है। तो यही फेवर होती है, वो आप आएँ, अपना काम करें और वो नंबर सिक्योर करें। फिर जब आप फाइनल में जब आपका ओवरऑल रिजल्ट बनता है तो 10 नंबर जो क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी के लैब के होते हैं, 10 नंबर बड़े नंबर होते हैं। तो जितने आपने स्किप किए होते हैं उसमें वो आपको फिर वहाँ पे इम्पैक्ट होता है आपके ग्रेड के ऊपर डेफिनेटली। तो ये आप एटलीस्ट ये वाले जो नंबर हैं आप लैब में, जो कोर्स की लैब है उसको आप ज़रूर अटेंड करें, उसकी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ करें। और दीज आर फ्री मार्क्स, यानी कि विद लिटिल एफर्ट आपको ये मिल जाते हैं। बाकी जो आपके क्विज होते हैं, वाइवाज होते हैं, कंप्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं, साइकोमोटर एवेल्यूशन होती है, लैब मैनुअल, और दूसरे आपको इजी मार्क्स लैब मैनुअल के जो आप कंपाइल करते हैं, साथ साथ जितने एक्सपेरिमेंट्स आप सेमेस्टर में कर रहे हैं वो आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जब आप कैंपस पे होते हैं तो आप मुझे चेक कराते रहते हो। हर लैब में आपको आईसीटी से याद होगा कि आपको लेके आते थे कि सर वी हैव रिकॉर्डेड दीज एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कंप्यूटर में तो कोड ही होते हैं ना, लेकिन उसे भी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। वी हैव रिकॉर्डेड दीज को एक्सपेरिमेंट्स। आप मुझे साइन कराएं, अपनी एक्सेल शीट पे मार्क्स अपडेट कराएं असाइनमेंट के, और उन्हें अपने पास रखते जाएं संभाल के। जब सेमेस्टर एंड होता है तो उसको बाइंड करा के आप सबमिट कर दें, तो वो भी आपके एक तरह से इजी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये 10 से 15 के करीब नंबर बन जाते हैं और ये आपकी सीजीए ग्रेड के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट होता है। 15% मार्क्स कम नहीं होते। बाकी मार्क्स आपको क्विजेज में, साइकोमोटर में और वाइवाज में और वो जिस तरह से आपका चलता है उसमें करने होते हैं। तो आज की हम चलते हैं जी वापस कि आज का काम क्या करना है। अब देखो ये चीज़ नहीं है इसमें और ये बहुत ही आसान है। अब पहला तो आपने इसमें करना है, हम सीखना क्या चाह रहे हैं, यूज़र पार्ट। अब देखें ये सेंड मैसेज वी के होम के बटन से टॉप है ना, इसको आपने डाउन कर देना है, यहाँ पे एस बी बॉटम कर देना है। एस बी बॉटम जब आप करेंगे तो जब होम का बटन दबाएंगे एंड हो जाएगा, और जब आप वी के एंड यानी कि एंड का बटन दबाएंगे तो इसे एस पी टॉप कर दें। इसी तरह पेज अप पे पेज डाउन करें, सब कुछ चेंज कर दें। फर्स्ट तो आप ये चेंज कर देंगे, उसके बाद एक तो आपका हो जाएगा ये प्रोग्राम। दूसरा आपने प्रोग्राम बनाना है कि जी मिसाल के तौर पे आप एक्स का बटन दबाएं कीबोर्ड से और प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बंद करने के लिए आपने ट्राई करनी है, इसमें एग्जिट ज़ीरो लगता है कि नहीं लगता, क्या इसके अंदर जो है आप डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय कॉल कर सकते हैं। डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय कॉल करके जो आपका इवेंट होता है प्रोग्राम को ख़त्म करने का, पोस्ट कोट मैसेज ज़ीरो लगा सकते हैं। क्या पोस्ट कोट मैसेज ज़ीरो डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय के बाहर भी लग सकता है? ये सारे आपने तजर्बे करके देखने हैं, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपने कोई वर्चुअल की उठानी है MSDN से, यहाँ से उठा के, और आपने देखना है कि जी प्रोग्राम बंद हो जाए, ठीक है। ये आपने ट्राई करनी है। इसी तरह कुछ बच्चे ये करते हैं कि जी मैं को बटन दबाऊं कर्सर चेंज हो जाए, मैं बटन दबाऊं टेक्स्ट की लाइन प्रिंट हो जाए, मैं बटन दबाऊं कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हम कीबोर्ड के
वर्चुअल कीज़ के ज़रिए यूज़र पार्ट को कर्नल के अंदर करना सीखेंगे। तो आपने इसकी जो है ना 10 डिफरेंट वेरिएशंस यूजिंग वर्चुअल की कोड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल करके, एक में तो आपने इन्वर्ट कर दिया ना, सिंपल, एक में इन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद आपने डिबगिंग करनी है, ठीक है। 10 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, एक बुक का प्रोग्राम हो गया, एक आपकी वेरिएशन हो गई, 2 एक्सपेरिमेंट्स तो ये हो गए, ठीक है। लैब में तो आपको याद होगा कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर मैनुअल यानी कि ये जो बुक है, इसमें से जो प्रोग्राम्स होते हैं पहले वो आप कोड किया करते थे, तो वो पार्ट ऑफ योर लैब मैनुअल हो गया। ये इंस्ट्रक्टर मैनुअल एक तरह से मैनुअल ही है ना, ये टेक्स्ट बुक तो आपकी थ्योरी में होती है, बाकी ये प्रोग्रामिंग मैनुअल्स होते हैं। तो एक प्रोग्राम आपके इंस्ट्रक्टर मैनुअल में से हो गया, एक में आपने इसे इन्वर्ट कर दिया, 2 हो गए। बाकी 8 वेरिएशंस में किसी में आप टेक्स्ट की लाइन प्रिंट कर दें, किसी में आप प्रोग्राम को बंद कर दें, किसी में कलर चेंज कर दें, किसी में कर्सर को चेंज कर दें। और ये जब आप 10 वेरिएशंस अपने हाथ से बनाएंगे, ट्रस्ट मी आपको वर्चुअल कीज इस्तेमाल करना आ जाएंगे। इन प्रोग्राम का मकसद इजी प्रोग्राम है, मकसद होता है प्रैक्टिस, कि आपको इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है। जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। और जो चीज़ सीख रहे हो ना उसको कॉपी पेस्ट ना करें, जैसे ये वाली चीज़ इसमें सीखने की है, बाकी ठीक है प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लो, वो पीछे सीख आए हो जेडीआई पार्ट, इसको हाथ से लिखो सारे को, की डाउन को, फिर इसमें जो वेरिएशन करनी है वो भी हाथ से लिखो, फिर उसको डीबग करें। ये जो प्रैक्टिस होगी, ये जब आपका फाइनल्स होगा तो उसमें आपको काम आएगी, वरना फिर आपको वहाँ पे डीबगिंग मुश्किल हो जाती है। तो जब आप खुद हाथ से टाइप करते हैं, गलतियाँ करते हैं, डीबग करते हैं, डीबग करेंगे तो आप लर्न करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट ये है स्टूडेंट्स, कि आपने अपने जो लैपटॉप्स हैं उस पे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। उपल तो आपको मैंने पहले दिया ही हुआ है, मैं आपको चलें अगले हफ्ते उपल कर लेते हैं। मायरेक जो है वो MCRL2 से अगले हफ्ते कर। MCRL2 मैंने आपको कराया था ICT की लैब में। नो सर। नो उपल सर। उपल तो किया बहुत था ना मेरा सर ख्याल। उपल ऊपर में, किया था। हाँ ठीक है, तो उसका सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, तो आप उपल जो है वो आप कर लो। MCRL2 का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, MCRL2 आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोसेस प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी कि उसमें कुछ एल्गोरिदम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे सीमाफोर है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जब 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं तो उनको कैसे जो है वो शेड्यूलिंग उसकी किस तरह से की जाती है। उसमें हमारे पास म्यू कैलकुलस भी आ जाएगी। खैर उतने एडवांस शायद हम नहीं जाएंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग के कोर्स हो जाएगा वो, लेकिन जो बेसिक्स हैं जैसे सीमाफोर है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, ये मैं आपको कराऊंगा। फिर मैं आपको टास्क दूंगा कि इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है, या कंप्यूटर के अंदर 4 प्रोसेसेस हैं, 2 रेडी हैं, एक वेट स्टेट में है, एक डेड हो गया है, तो उनके बीच में जो आपने प्रोसेस स्केजुलिंग करनी है, उस तरह की कुछ टास्क मैं आपको दूंगा जो आपने करनी होगी। तो वो उपल में हम करेंगे, और MCRL2 के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं कोड जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है पैरेलल प्रोसेसिंग से रिलेटेड। उसमें म्यू कैलकुलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शायद हम म्यू कैलकुलस इसमें ना पढ़ें, देखेंगे कि कोर्स की बेस कितनी जाती है। साथ साथ हम अगले 2 हफ्ते में हमने जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग, सीमा फोर्स, क्रिटिकल सेक्शन को प्रोग्राम करना है, और फिर हमने वापस आना है जी, अपना यूज़र पार्ट पूरा करना है। टाइमर बहुत अहम है इस फर्स्ट पार्ट में। माउस बहुत इजी है, टाइमर करने वाली चीज़ है, स्क्रॉल बार वाले चैप्टर की तरह। उसके बाद हम ये पैरेलल प्रोसेसिंग 2 हफ्ते करेंगे, फिर 1 हफ्ता टाइमर, 1 हफ्ता आपके माउस के इंटरप्ट्स करने के बाद फिर हम एडवांस टॉपिक्स पे चले जाएंगे आगे, जिसमें कि हमने मल्टी थ्रेडिंग, और आपके पास मल्टी थ्रेडिंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग और डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे आपका जो एक इंट्रो लेवल है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक आपने ओपल जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, जावा रन टाइम चेक एक्सक्यूज कर मी लेना सर। है। जी जी। सर ऊपर भी सर कर ऊपर दें। ना अभी, सर ऊपर का भी लिंक काइंडली शेयर कर दीजिएगा, वो तो कब से डिलीट कर दिया पहले सेमेस्टर से। जो भी हो, मैं समझ गया हूँ। ओपल का मैं शेयर कर दूंगा आपसे। और बाकी अभी अगर आपने वो नहीं पढ़ा सीमा फॉर और क्रिटिकल सेक्शन, तो मैं थ्योरी की बुक से आपको थोड़ा सा इतना समझा दूंगा कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बन जाए, ठीक है। उसको देख लेंगे कि ये होता क्या है, और फिर तफसील से आप थ्योरी में ही पढ़ोगे, ठीक है।
मैं डिटेल में नहीं आपको पढ़ाऊंगा, वो सर शाहिद आपको पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ इतना आपको उसमें से चीज़ें बता दूंगा जो कोडिंग के लिए हमारे पास नेसेसरी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम चले गए पार्ट 3 में, तो फिर इसका टाइम नहीं बचेगा पैरेलल प्रोसेसिंग को करने का। तो हम पैरेलल प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हुए इसकी कोडिंग करके फिर यूज़र पार्ट को ख़त्म करके तो एडवांस टॉपिक पे अपना सेमेस्टर कंक्लूड कर देंगे, और फिर कुछ बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसकी मैपिंग कर लेंगे, लाइक और इंडस्ट्री में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना शेयर है वो भी देख लेंगे, ठीक है। ओएस की लैब है ना क्योंकि आपकी, तो वो उन चीज़ों को जो कंक्लूजन है फाइनल और फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग पे हम सेमेस्टर को एंड कर देंगे। और मैं आपको कुछ बुक्स भी बता दूंगा जो कि आप, वैसे तो लिनक्स प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी है, लिनक्स बिगिनर्स गाइड वो भी बड़ी अच्छी है लिनक्स प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो मेरे पास दोनों बुक्स हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। थोड़े से शेल स्क्रिप्ट्स चला के देख लेंगे लिनक्स के, तो उस थ्योरी दोनों में ही सेम है। पीसी जितने हम जेनेरिक पढ़ रहे हैं दोनों में आइडेंटिकल है, बस उसके स्ट्रक्चर्स अपने होते हैं, फंक्शंस के नाम अपने होंगे, इसके अपने होंगे। थ्योरी जैसे जितना सी प्लस प्लस और जावा में फ़र्क है, या सी प्लस प्लस और सी शार्प में फ़र्क है, इतना ही विंडोज़ और लिनक्स की प्रोग्रामिंग के अंदर फ़र्क है। दोनों प्योर सी में प्रोग्राम्ड है, और दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आइडेंटिकल हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, बस डेटा स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के नाम मुख्तलिफ हैं। लिनक्स की और ब्यूटी ये है कि सारा सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें से देख के उसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स मैं आपको बता दूंगा, बिगिनर्स गाइड और प्रोफेशनल वरॉक्स वालों की पब्लिश्ड किताब है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 6 घंटे का कोर्स होता तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलल पे चला सकते थे, बट इट्स ओनली अ लैब ऑफ ओएस, तो इसमें हमें ज़रा इंट्रो लेवल पे सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो ये थी जी हम आपकी असाइनमेंट आज की। उम्मीद है आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर असाइनमेंट के मामले में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपने वो जो वर्चुअल कीज़ हैं उनको इन्वर्ट करना है, एक प्रोग्राम इन्वर्ट करने के बाद फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, प्रोग्राम को शट डाउन करने के, कलर चेंज करने के, टेक्स्ट प्रिंट करने के, कर्सर चेंज करने के, ये डिफरेंट आपने करने हैं। मकसद इसका ये है कि आपको वर्चुअल कीज़ इस्तेमाल करना आ जाए। सिस्मैट्स 4 तक आपने स्टडी करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अभी सबसे अहम काम जो आज का है वो कर लेते हैं, अटेंडेंस, बिकॉज आपको सीपी मिली है आज की लैब में। तो ईमेल से जो असाइनमेंट्स को ढूंढना है बड़ा एक हेक्टिक काम है, डेट्स के हिसाब से फिर उन्हें डाउनलोड करना, और लेकिन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपने असाइनमेंट भेजी हो और आप उस लैब में प्रेजेंट हो। अगर उस लैब में प्रेजेंट नहीं थे, जुमेरात को जुम्मे को आपने वाइवा मुझे दे दिया हो, ठीक है, फिर आपकी जो है वो लेट मी शेयर एलएमएस विद यू, और मैं आपसे एलएमएस शेयर कर रहा हूँ। अब आपको एलएमएस नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, और इसमें आज की लैब जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, ये 14 को ईद की छुट्टी थी इसलिए नहीं हुई, और अब 21 को या 7 को लास्ट हुई थी। अनचेक ऑल, और मैं अब आपकी साइड बाय साइड टीम्स और ये ओपन कर लेता हूँ so that I may mark your attendance. ओके जी, 423 प्रेजेंट है, आफ्ताब का 429 है, हिब्बा बेटा का 408 है, खुशबू आपका 425 है, यस सर। मिसबा आपका 418, जो तुम्हारी क्लास की रोल नंबर जो है वो याद होते जा रहे हैं। गुलाम मोहिउद्दीन का 412 है, उसके बाद मोहम्मद हुसैन, अच्छा एहसन भी है। एहसन आपका क्या है, 422? 402 है सर। यस सर 422। 422। और सर हुसैन मोहम्मद आपका हुसैन 402। 402। जीशान की इनकारनेशन तैयब, तुम्हारा क्या है रोल नंबर? मोहम्मद तैयब 419। 419। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान तारिक 411। 411। जैन का 413 है। उसके बाद उसके बाद कौन है जी?
निम्रा ताहिर, बेटा आपका 424 है, 424। निम्रा ताहिर, ये नहीं है मेरा ख्याल है। 4 सर। 410। दानियाल 401 और यस सर। 401 हो ना। शीजा बेटा आपका क्या है 427 रोल सर। नंबर? 427 सर। 427 सर मेरी लगा दीजिएगा 406 की। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर की मीटिंग लेफ्ट हो गई, नेट खत्म हो गया। आज भाई हो जाती है, टेंशन ना लें। हिबा सर को मैसेज कर दो, ये ना हो कि रिकॉर्डिंग सेव ना हो बाद में। हाँ मैं कर रही हूँ। सिराज भाई, जी भाई। तो भाई सर के इंटरनेट को क्या प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है इंटरनेट ना सर का बंद हो गया है रचना में ना। ऐसे ही लग रहा है भाई। Okay ji, I'm back. So internet was disconnected at the campus. So
ये आपकी अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते हैं. Where are the participants? Let me share attendance page with you back. Okay, something weird happened. LMS is closed. ओके जी, वो अटेंडेंस लॉस हो गई है जो पहले मार्क की थी इंटरनेट, अभी दोबारा से अटेंडेंस मार्क करना पड़ेगी. लेट मी शेयर इट विद यू फर्स्ट. ओके जी, होपफुली आप देख रहे होगे, स्क्रीन आपसे शेयर्ड है. अभी दोबारा से मार्क कर लेते हैं अटेंडेंस. Now LMS is not responding. Okay. 423 and Aftab 429, 408, 425. ये अगर किसी की नहीं लग रही तो वो मुझे बता दे. खुशबू का आई थिंक 425 है बेटा आपका. मिसबा आपका 418 है मे बी. एंड इसके बाद कौन है जी? एहसन मुनीर. एहसन आपका 422 है. यस सर. गुलाम का 412 है. तैयब तुम्हारा क्या है? 419. ओके. उस्मान तारिक आपका बेटा 411 सर. 11. निम्रा ताहिर आपका बेटा 410. इसके बाद कौन है जी? दानियाल का 401 है. दानियाल के बाद कौन है? शिजा आपका बेटा क्या है? शिजा 428. 427 sir. 427. सिराज बेटा आपका क्या है? 406 सर. 406. सैयद हसन तुम्हें 420 कैंपस ने अलॉट किया हूँ. जफर का 428 है. जैनब आपका 426 है. Sir 417. 417. ओके भाई, आप सबके साथ ये शेड है, काइंडली इसे अच्छी तरह देख लो. 402. 402. क्योंकि अगर मैं बोल देता हूँ जो जो एब्सेंट है, अम्मार आपके 16 से एब्सेंट हैं, 403 एब्सेंट हैं, 407 एब्सेंट हैं, 409 एब्सेंट हैं, 413 एब्सेंट हैं, 421 एब्सेंट हैं, 424 एब्सेंट हैं और 426 426 भी एब्सेंट है. इनमें से अगर कोई बच्चा प्रेजेंट है तो मुझे बता दो, ठीक है, ताकि आपके सीपी के नंबर लग सकें. और जो लोग ये एब्सेंट हैं, ख़ास तौर पे अम्मार को अगर किसी का राब्ता हो तो उसको, शायद अब तो वो आ भी ना सकें, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई होगी. बाकी जो बच्चे हैं, जुमेरात वाले दिन बेटा असाइनमेंट भेजिए मुझे और थर्सडे को वाइवा दें, तब मैं आपकी यहाँ पे खोल के ना, इसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ. ये ना हो कि फिर से लाइट चली जाए. और ये इसने 20 मई कर दिया सर जबकि. ये टीम्स में 403 का मैसेज आया हुआ. एक मिनट यार, इसकी डेट ठीक कर लें. ये डेट इसने 20 लगा दी है एलएमएस ने. डेट 21 हो गई है. 403 कौन है? हु इज 403? वाहद है सर मेरे ख्याल से. वाहद है. ये आज की क्लास में नहीं है.
तो इसको कहे ना कि अगर इसकी इंटरनेट नहीं है तो असाइनमेंट जमा करा दे और अपना वाइवा दे ले थर्सडे को, और अगर क्लास में प्रेजेंट था और डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस इसकी। सर सीआर जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ था। सीआर की तो मैंने लगा दी थी हाँ 413 बिल्कुल। जैन वाज प्रेजेंट। तो महत का क्या स्टेटस है, क्लास में था या नहीं था? हाँ जी, महत का किसी ने बोला है ना, किसने? उस्मान आपने बोला है बेटा? नहीं सर, हसन का मेरे ख्याल से आया था, कह रहा है कि टीम्स में मैसेज आया, हसन ने कहा था। हसन बता दो यार कहाँ पे आया मैसेज। चलो, मैसेज अगर नहीं थे तो उनको कहें जुमेरात को ना, ये काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक 403 7 9 21 24 और 26, ये 5-6 बच्चे हैं, इनको बोलो थर्सडे को वाइवा दे लें सर को, ठीक है? असाइनमेंट बना लें। टीम्स में बाहर जी सर उसने टीम्स के अंदर मैसेज किया हुआ है कि वो प्रेजेंट है। अच्छा जी, लें जी 403 की लग गई अटेंडेंस। और किसी का मैसेज आया हो तो देख के बताओ, क्योंकि ये अटेंडेंस इसलिए ज़रूरी है बेटा, आपका एक नंबर पूरा जो है ना वो सीपी का डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट, एंड इफ़ यू आर नॉट इट्स ओके, नो इश्यूज़। अगली थर्सडे को आप मुझे असाइनमेंट टाइम पे भेजो। थर्सडे इसकी सबमिशन डेट होगी, यानी कि 27 मई बनती है CP4, और ये आपने ईमेल कर देनी है मुझे, और नहीं है आप आज क्लास में तो मुझे वाइवा देना, ठीक है? तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की लैब डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें कि हमने इंटरप्ट्स को देखा है, और इंशाल्लाह अगली लैब में हम करेंगे पैरेलल प्रोग्रामिंग। अब आपके पास जो टाइम है इसमें, अब ज़ाहिर है मैं आपको लैब में जैसे कैंपस में सुपरवाइज करता हूँ वो तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास आउटपुट भी मौजूद है किताब में इस प्रोग्राम की। पहले ये आपका इंस्ट्रक्टर मैनुअल जो प्रोग्रामिंग मैनुअल है इसमें से चलाएं इसको, प्रोग्राम को देखें आपकी आउटपुट सेम आ रही है, उसके बाद उसमें जो है आप इसको चेंजेस करें, और दो प्रोग्राम तो आपके फ़ौरन बन जाएंगे ना, एक प्रोग्रामिंग मैनुअल से, एक उसकी वैल्यूज़ इन्वर्ट करके। बाकी आपके सोचने वाली असाइनमेंट है, वो चाहे आप वीकेंड पे बना लें, बाद में बना लें, लेकिन अभी आपने आफ्टर दिस सेशन आपने दो प्रोग्राम्स पहले कोड करने हैं सक्सेसफुली, फिर आपका कोई और काम है तो आप कीजिए। ये दो प्रोग्राम आपने, आप ऐसा ही समझें कि आप कैंपस में लैब में मौजूद हैं, और उसमें आपने ये दोनों प्रोग्राम्स बुक वाले, बाकी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वो वर्चुअल कीज़ वाला टाइप कीजिए और फिर उसे इन्वर्ट कीजिए। ये करके आपने जो है जाना है, और असाइनमेंट आप बाद में इसको बना लीजिएगा, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह आपसे अब थर्सडे को मुलाकात होगी, मंडे को आपको वो लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आपने जो उसकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसका भी काम थोड़ा सा करना है वीकेंड पे, उसका आपने सिग्मा भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, और मंडे को मुझे आपके ग्रुप्स मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं ख़ुद बना के पोस्ट कर दूंगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मैं ख़ुद आपके ग्रुप्स जो है ना वो दो दो के बना के, तो ट्यूसडे को आपको पोस्टेड मिलेंगे ग्रुप पे। अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो मुझे CR और GR से रब्ता करें, उनमें से कोई एक बच्चा मुझे ईमेल कर दे कि क्लास के ग्रुप्स ये हैं, या व्हाट्सएप कर दे, ठीक है? तो उसमें अगर कोई चेंजेस ज़रूरी हुई तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा, ठीक है? तो अगर कोई अकेला करना चाहता है तो आप में से एक स्टूडेंट तो अकेला रह ही जाएगा, 25 की क्लास है, और हो सकता है कोई एक आधा रजिस्टर ना हो प्रीरेक्स की वजह से, तो वो देख लीजिएगा आप कोर्स में। तो ये हिब्बा और जैन ने मुझे कम्युनिकेट करना है मंडे को, अगर ये नहीं करते तो ट्यूसडे को मैं ग्रुप्स बना दूंगा, फिर उस तरह से आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, ठीक है? तो डिटेल्स आपको सारी पता है, 50 पॉइंट्स उसके आपको वर्ड में मैंने बताए हुए हैं, वो अगर भूल गए हैं तो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो असाइनमेंट तो आपकी आसानी है OS की इस हफ्ते, तो मेजर काम आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का है कि वो आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट का एरिया, सिग्मा और उसकी जो पैटर्न्स हैं उनको लिखना है आपने, और साथ शायद एब्स्ट्रैक्ट भी दिया था आपको, देख लीजिएगा। तो कोई एक्सक्यूज सवाल है मी आप सर, पूछ सकते हैं। जी जी। सर 412 की दोबारा अटेंडेंस लगी थी?
412 गुलाम देख लेता हूँ। जी बेटा आपकी लगी हुई है 412 की। ओके सर, थैंक यू। सर जो लास्ट असाइनमेंट थी ना CP3, जी जी। उसमें हमने वेरिएशन करनी थी। हेडर फाइल का जो कंटेंट था ना, उसमें अपनी तरफ से कुछ लिखना था। उसका जो पहले से जो लिखा हुआ था ना, उसको रेस करके तो अपना कोई टेबल आपने कहा था लिख दें या कुछ भी लिख चाहे दें। चाहे बेटा आप वो हेडर फाइल को चेंज करें या आप हेडर फाइल खत्म कर दें ऑल टुगेदर। उसमें ये तो हेडर फाइल है, तो वो तो सिस्पेट्स की थी ना, हेडर फाइल को निकाल दें, अपने टेक्स्ट आउट में अपनी जो है वो नीचे जो है वो डेटा बना लें। या अगर आप हेडर फाइल में कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो हेडर फाइल बना लें। लेकिन आप डायरेक्ट भी विदाउट हेडर फाइल भी अपना टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे टेबल है, आप उधर फॉर का लूप लगा के टेबल प्रिंट कर दें, टेक्स्ट आउट को फॉर के लूप में डाल दें और वो उसको 12 दफ़ा कॉल कर लें, उसमें डिबगिंग कर लें, तो वो टेबल प्रिंट हो जाएगा WS printf के ज़रिए। फिर आपने कोई अपना कोई पैराग्राफ जैसे प्रिंट करना है तो वो कर लें। और अगर आपने हेडर फाइल के थ्रू किया उसमें डिबगिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। जो अपनी हेडर फाइल बनाओगे ना, वो अगरचे आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी हेडर फाइल्स के थ्रू, लेकिन उसमें डिबगिंग जो है बच्चों को ज़्यादा करना पड़ती है। बच्चे बनाते हैं, अपनी हेडर फाइल्स भी बनाते हैं, उसमें डिफरेंट मिसाल के तौर पे टेबल की बना ली, टेक्स्ट की बना ली, दोनों तरीके ठीक हैं। सर जो बनी हुई थी ना, उसमें वेरिएशन करके तो चेंजिंग कर लिया, मतलब ठीक अपना है, टेबल लिख दिया। वेल एंड गुड, ठीक है, कोई इशू नहीं है दोनों तरह से। मकसद तो ये था कि आपको GDI में आउटपुट करना आ जाए, फॉन्ट को ड्रॉ सर करना, फिगर्स को ड्रॉ सर करना, ये यही पूछना मकसद। ये है कि जो हमने आपको सेंड करना है, आपने कहा था कि वर्ड फाइल में बना के मुझे ईमेल करनी है, तो हेडर फाइल का भी पहले कोड वर्ड में पहले कॉपी करें या सिर्फ अगर सिंपल कोड ही करें? आपने अगर हेडर फाइल चेंज किया है तो फिर तो आपको मुझे भेजना पड़ेगा ना हेडर फाइल, उसमें नहीं, आपको उसी फिर। का कोड वर्ड फाइल में पहले ही कॉपी कर लें, एक साथ ही हाँ उसका भी कोड और हाँ, मैं उसमें यह है कि आपके सारे प्रोग्राम नहीं चेक करूंगा, हर बच्चे का एक प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में कॉपी पेस्ट करूंगा और चला के देख लूंगा कि भाई ये वाकई रन भी कर रहा है कि नहीं, दैट्स इट। तो एक एक प्रोग्राम मैं आपका देखते जाऊंगा और उसमें जो है वो अल्टरनेटिव का हो जाता तो मेरे लिए ज़रा आसान था। लेकिन अभी ईमेल से ढूंढ ढूंढ के जो है ना आपकी, और उसमें मैंने सिंपल फार्मूला करना है, आपका अटेंडेंस पेज खोलना है, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी ईमेल सर्च करके ना, तो मैंने डेट्स के हिसाब से वो आपकी जो CPs हैं वो लगा देनी है। अच्छा, अगर हिबा बेटा प्रेजेंट है, हिबा बेटा आपने एक काम करना है जी यार, यस सर। कि जिस जिस डेट को मैंने असाइनमेंट दिया ना वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। कि CP1 इस डेट को थी, CP2 इस डेट को थी, CP3 तो पिछले हफ्ते दिया ना, ईद से सर पहले पिछले 7, सर हफ्ते तो ईद थी 7 ना, में। उससे पहले मतलब जो लास्ट 7 लेक्चर मई को। 7 मई को, हाँ। तो वो आपने हिबा बेटा सारे लिख के ना, और 4th आज का है, और ये आपने अपने पास मेंटेन करते जाना है कि किस दिन कौन सी CP असाइनमेंट मिली है। अटेंडेंस तो मैं डायरेक्ट LMS पे लगा रहा हूँ, मेरे पास सेव है, मैं उसमें से देख के और आपकी ईमेल में सर्च करूंगा नाम, तो मिसाल तौर पे 5 CPs हैं या 10 CP हो जाती हैं ODL में, तो मैं आपकी यहाँ से अटेंडेंस चेक करूंगा, 10 दिन की जितनी पूरी होंगी वो हो गई, फिर मैं अपने इनबॉक्स में आपकी ईमेल ID डाल दूंगा, नाम डाल दूंगा, वो सारी ईमेल्स आ जाएंगी। तो इधर से अटेंडेंस जिस जिस दिन की पूरी है उधर मेरे पास ईमेल है, तो आपके CP के मार्क्स उसमें अवार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से वो सिलसिला चलेगा, और ये बेटा आपने करना है और मुझे ओके आपने सर। संडे तक भेज देना है हिब्बा बेटा। सर एक प्रॉब्लम और भी है। जी जी। सर जो हमारी ईमेल आईडी है ना, जो हम्म। UET की तरफ से है, वो तो अच्छा, अब उसी के थ्रू आप सर्च करेंगे ना, लेकिन हमें अगर पासवर्ड उसका भूल गया और हमने आपको किसी दूसरी ईमेल से आपको असाइनमेंट सेंड किया, अगर तो फिर दूसरी कैसे आप ईमेल सर्च से करेंगे? ईमेल किया तो मैंने सब्जेक्ट इसीलिए रखा था कि सब्जेक्ट आपने मैंने बताया था ऐसे ऐसे रखें, सब्जेक्ट में आपका रोल नंबर आया हुआ होगा, मिसाल तौर पे आप 429 हैं, जब मैं ऊपर लिखूंगा आफ्ताब अहमद 429, तो उसने आफ्ताब अहमद की भी मुझे दिखानी है, 429 वाली भी सारी शो कर देनी है मुझे ईमेल। ठीक है सर। 2019 CS429 वो मैंने इसी वजह से लिखा था, क्योंकि ईमेल में सर्च लगा करना होती है, तो वो आपके पूरे ईमेल से होगी। तो जिस बच्चे ने अपना सब्जेक्ट लाइन पूरी लिखी है या अपना नाम भी सेव किया हुआ है, आप फॉर एग्जांपल हॉटमेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें नाम आपका आफ्ताब है, तो भी वो आपका इनबॉक्स मेरे पे सर्च हो जाएगा।
स्टिल अगर उस पर मसला होता है तो वो आप जब कैंपस आओगे साइकोमोटर के लिए सेंट आइटम में आपकी सेव होगी। आप मुझे दिखाएंगे सर ये देखें ये मैं प्रेजेंट था, ये मैंने सेंट आइटम में भेजी हुई है, आपको डेट आई हुई होगी, मैं फटाफट अपना इनबॉक्स खोलूंगा और वो मसला वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक हम है सर। इंशाल्लाह तो कर लेंगे। तो ये तो बड़ी आसान चीज़ है ना, रिकॉर्ड में आ जाती है। मैकेनिकल में को 60 के करीब बच्चे थे, मैंने अभी पढ़ाया, उसमें हो जाता था ढूंढना, बड़ा ही मुश्किल काम था उनकी असाइनमेंट्स। तो उसमें फिर कोई कंफ्यूजन हो तो वो बच्चे को मैं बुला लेता था, भाई सेंट दिखाओ मुझे। वो अपना सेंट खोलता था, मैं इनबॉक्स खोलता था। पहला सेमेस्टर था उनका आईसीटी का, तो वो इस तरह से हमने रिजॉल्व किया था। तो वो ठीक इस है तरह सर। से हो जाएगा, ठीक है। तो हिबा बेटा आपको समझ आ गई है? संडे तक ना आपने बेटा मुझे भेजनी है सीपी वाले 4 days। सर आपने लास्ट जी सर चलो, लास्ट लैब का वाइवा देना था। ओके ठीक है जी। क्लास अब ऑफिशियली एंड हो गई है। जिन बच्चों ने पिछले हफ्ते वो स्टे कर सकते हैं, ठीक है? और जिनका वाइवा वगैरह नहीं है वो बेशक लीव कर लें। तो लास्ट लेक्चर में जी हमने पढ़ा था चैप्टर 4 सिस्टम 3। चैप्टर 4 सिस्टम 3 पे चलते हैं। ओके, अच्छा बेटा मुझे ना आपने बताना है गेट स्क्रॉल इन्फो और सेट स्क्रॉल इन्फो, ये फंक्शन क्या करते हैं सिस्टम 3 में। सर सर ओपन कर लो। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से, आप ओपन कर दें या मैं शेयर कर देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये जो एक फंक्शन है सेट स्क्रॉल इन्फो, कहीं पे भी इस्तेमाल हो, ज़रूरी नहीं इधर ही, और गेट स्क्रॉल इन्फो, ये दो फंक्शन क्या काम करते हैं? सर सेट स्क्रॉल इन्फो जो सा इसके अंदर ये एच जो सा ये पॉइंटर है। उसके बाद हमने वर्टिकल एस बी वर्टिकल के लिए हम मतलब स्क्रॉल बार के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और मतलब कि हमने सेट स्क्रॉल इन्फो में मतलब कि ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। सिस्मैट 3 में जो सिस्मैट 2 था उसके अंदर हम टेक्स्ट मैट्रिक यूज़ करते थे, मैसेज लूप। ठीक है बेटा, और आपको मैं सिस्मैट थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्या इसमें इसको वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल कर सकते हैं इस फंक्शन को या नहीं? मैं यहाँ पे कोई और चीज़ लिख के हॉरिजॉन्टल में इसे लगा सकता हूँ या सर नहीं लगा? सर अगर हम मतलब वर्टिकल की बजाय एच वर्टिकल का जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह अगर हॉरिजॉन्टल का लिख दे तो फिर ठीक है, गुड, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें आप गेट यस स्क्रॉल इन्फो पे आ जाएं, ये क्या चीज़ होती है? सर इसके अंदर भी ये कि हमने जो इंफॉर्मेशन है गेट करनी है तो उसके लिए भी ये पॉइंटर होता है एच विन का। और इसी तरह वर्टिकल और स्क्रॉल अगर हमने चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं स्क्रॉल इन्फो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी फील्ड होती हैं? ये जो स्क्रॉल इन्फो स्ट्रक्चर है इसका क्या फ़ायदा है? फील्ड्स तो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, इसका फ़ायदा यस क्या है सर। यूज़ करने का? क्रिसमस 1 में तो हमने इसे यूज़ नहीं किया था, इससे क्या फ़ायदा हो गया है हमें इसे इस्तेमाल करने का? सर हम मतलब वो सिस्मेट टू में हम मैसेज लूप करते थे ना, तो इसके अंदर हम ये अगर हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली वो सारा मतलब काट लेते हैं हमें इजीली। हम उसके अंदर बार बार इनिशियलाइज कराना पड़ता था मैसेज लूप में। ठीक है जी। अच्छा ये बेटा 7 मई को आप अपना रोल नंबर बताओ मुझे। 427। 420। और बेटा 402 तुम आज आए हुए हो, 413, 422, 25 और 28, इन बच्चों ने अगर वाइवा देना हो तो दे सकते हैं। वाइवा कोई मैंने आपसे कोई फाइनल वाइवा की तरह नहीं आपसे पूछ लेना सारा कुछ, बस ये इसी तरह ही सवाल होते हैं कि भाई पढ़ के आए हो, आपको आइडिया है, आपने देख के किताब से बताना है, मुझे आइडिया हो जाता है तुमने लेक्चर सुना है कि नहीं सुना, बस इतना सा मैंने आपसे पूछना है। तो अगर किसी और बच्चे ने भी देना है तो आज फ्राइडे है क्योंकि दे सकता है। मंडे को दे सकता हूँ सर। नहीं मंडे को नहीं। कौन हो आप?
जफर सर। नहीं, अभी तुम ट्राई कर सकते हो, अभी ट्राई कर लो, मैं आसान सवाल ही पूछूंगा। अभी मैंने तुम्हें लेक्चर नहीं मेरा लिया हुआ। सिस्मैट्स का कोई भी लेक्चर अगर पढ़ा होगा तो तुम्हारा वाइवा हो जाएगा, ये मैं बता दूं। वो 7 मई से पहले वाला है। जी, करो, 7 मई मैं तो से। ट्राई हाँ। करो, अगर तुम मुझे बता सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये अब है केस वर्टिकल स्क्रॉल, इस पे स्विच लगा है लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम पे, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में भी क्या डब्ल्यू पैरम पे स्विच लगता? देख के भी बता सकते हो, किताब मैंने भी खोली हुई है, बस तुमने चेक करके बताना है वो कौन से पैरम पे स्विच लगेगा। दोबारा कीजिएगा ऊपर। वर्टिकल स्क्रॉल में आपने स्विच लगाया डब्ल्यू पैरम पे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में कौन से पैरम पे स्विच लगता है, डब्ल्यू पे एल पे? एल पे सर। लेट मी चेक, डब्ल्यू पैरम पे ही लगता है, गलती हो गई, ये नीचे बना तो हुआ है यार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का। मैंने बुक नहीं खोली ना सर। लेक्चर सुन लेना था, वही तो कह लेक्चर। रहा हूँ सर, लेक्चर नहीं ना सुना आपका, ये लास्ट नहीं सुना, उससे पहले वाले सुने हैं सर। हम्म, पहले वाले में क्लासेस में था, क्लासेस सारी अटेंड की हैं, लास्ट वाला नहीं है। लास्ट में तो हमने सिस्मैट 3 किया था। और तुमसे क्या पूछूं, एक और सवाल पूछ लेता हूँ, अगर वो तुमने सही दे दिया तो तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगा। हम्म, हाँ, इधर एक और फंक्शन होता था, रुको मुझे वो देखने दो। यहाँ पे एक फंक्शन था जिससे हम, हाँ, ये क्यों लगा हुआ है, ये क्या, ये वाला जो इफ है ये क्या काम कर रहा है? एस आई पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई वर्ड पॉज, तो ये अंदर स्क्रॉल विंडो और अपडेट विंडो कॉल हुआ है। या चलो मुझे स्क्रॉल विंडो अपडेट विंडो ही बता दो, तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा, जो ऊपर चेक लगा हुआ है। सर अपडेट विंडो जो है, कोई भी फंक्शन होता है ना, हम लोग जैसे मूव करते हैं तो वो उसको दोबारा अपडेट करता है, जैसे वो आपने बताया था कि इसके लिए ये। स्क्रॉल का बताओ, या इफ का बता दो, ये इफ क्या कर रहा है, ये क्यों इफ लगा हुआ है? अगर इफ एक का मिनट। नहीं समझ आ रहा तो स्क्रॉल विंडो का बताओ मुझे, ये क्यों लगा हुआ है फंक्शन? बुक नजर आ रही है तुम्हें स्क्रीन पे? स्क्रीन ब्लर हो रही है, अपनी बुक खोल। अपनी बुक खोलो, मुझे ये इफ बताओ क्यों लगा हुआ है। और अगर ये तुमने मुझे बता लिया तो मैं आप तुम्हारे साथ एलएमएस शेयर कर देता हूँ, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी। सर कौन सा सिस्मेट है ये? 3, 3। इसमें वो जो चेक है ना, इफ एस आई डॉट एन पॉज इज नॉट इक्वल टू आई वर्टिकल पॉज, ये क्यों लगाते हैं? ये अगर तुम मुझे बता दो तो आपकी 7 मई की अटेंडेंस जो है ना वो लग जाएगी। सर हाँ। उसमें ये है कि पोजीशन जब हम लोग चेंज करते हैं ना, हम्म, तो फिर उसमें जब जैसे डाउन आएंगे तो फिर उसकी स्क्रॉल करेंगे उस विंडो को और उसे अपडेट करेंगे, ये उसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, मान लेते हैं 400 2800। यस। ये लग गई तुम्हारी अटेंडेंस। अच्छा जी, अब इसके बाद खुशबू बेटा आप भी प्रेजेंट हैं, और 402 भी आया हुआ था आज, ये 402 भी एब्सेंट था। ये इतने आसानी से आप एक नंबर कैसे छोड़ देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये देखो, ये 402 आज आया हुआ था, 413 भी आया हुआ था, ये भी नहीं है पिछले में, और 422 ही मुझे पता था कि नहीं, 425 तो है। बेटा एक नंबर बड़ा नंबर होता, तो ये सीपी के मार्क्स आप असाइनमेंट छोड़ देना, मेरी तो समझ से ही बाहर है। आई हैवंट डन। मैंने लेक्चर नहीं लिया हुआ। तो बेटा सुन लेते ना, एक पूरा हफ्ता आपके पास होता है, वो सुन लिया करें, एक नंबर का बड़ा नंबर होता है आपका।
और सर सीपी एक्चुअली का आपको भी पता है कि मेरी दादा की रिसेंटली डेथ हुई है और मेरे बाबा को भी हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद ईद से पहले काफी ज्यादा बिजी थी इस वजह से। अच्छा, नहीं मुझे फादर का आपका नहीं पता था, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सर दे। तो उन्हें 2 माह में दूसरी बार हार्ट अटैक आ गया, तो उस वजह से काफी ज्यादा परेशानी थी। हाँ, दादी अम्मा का तो मुझे आपका पता चला था। अल्लाह ताला शिफा दे बेटा आपके फादर को। तो आप भी जफ़र की तरह जो है इस वजह से ट्राई कर सकते हो। आपने कितने कोई लेक्चर नहीं लिए, उससे पिछला भी नहीं लिया या वो लिया था आपने सिस्मेट्स 2 वाला? सर वो वाला मैंने लिया हुआ है। अच्छा, देन यू कैन ट्राई इफ यू, अगर आप जवाब दे सकते हो तो फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो हो सकती है। अच्छा, ये तो मैंने शीजा से पूछ लिया है, ये जफ़र से पूछ लिया है। हाँ, ये बेटा आप ये बताएं, ये एक फॉर लूप आपको नज़र आ रहा है। पहले तो हम लगाते थे ना नम लाइन से लेके 0 से लेके नम लाइन -1 तक, तो अभी हमने लगा दिया है पेंट बिगिन और पेंट एंड तक। तो ये पेंट बिगिन और पेंट एंड में क्या सेव किया हुआ है इसने? ये आपको बुक शेयर हो रही होगी, ये इसमें से आप देख के मुझे किताब से बता सकते हैं पेंट बिगिन और पेंट एंड में क्या इसने क्या सेव किया हुआ, जो इसने लूप यहाँ लगा दिया है उधर नम लाइंस की जब बजाय। सर उसमें उन्होंने मैक्स और मिन की वैल्यू सेव की हुई है, वो फंक्शंस लगाए हुए हैं। ठीक है जी, लें जी बेटा आपकी तो कंडीशन भी आपकी सेक्शन। एक मिनट जी, इसकी अटेंडेंस लगा लें जफर, फिर आपकी बात सुनता हूँ। लेकिन ये है बेटा लगेगी बस 425 है बेटा खुशबू आप। जी सर। तो ये जो आपकी अटेंडेंस है ना किसी भी स्टूडेंट की, वो जुमेरात और जुम्मे के बाद नहीं लगनी। वो बस आपके यही जो 2 दिन है पिछले हफ्ते की, इसी में आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सकती है। और मैं अभी अगर कोई और बच्चा है साथ में से तो मैं बता देता हूँ कौन कौन रह गए हैं। अब मार्क तो आ नहीं रहा आजकल 16 सेशन का। 402 ये आज प्रेजेंट था, 413 ये भी प्रेजेंट था, 422 का नहीं मुझे बता। 3 बच्चे जो हैं वो रह गए हैं जिन जो कि नहीं है, तो इनका मार्क इनका नंबर जो है वो फिर मिस हो जाएगा। तो ठीक है जी, मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग इसकी